जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अब जम्मू रीजन में जंगल वॉरफेयर के लिए डिप्लॉय होंगे जंगल वॉरफेयर के एक्सपर्ट असम राइफल्स। इंडियन एयरफोर्स का एक और पायलट स्पेस मिशन के लिए तैयार। भारतीय विदेश मंत्री का कहना है कि इंडियन ओशन में डिस्ट्रप्टिव चेंजेस के लिए तैयार रहें। सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स के 200 से अधिक इंजन को उनकी मरम्मत का इंतजार। और इसराइल और ईरान के बीच महायुद्ध होने की संभावना। जम्मू रीजन में बढ़ते हुए आतंकी गतिविधियों को देखते हुए हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे कि मणिपुर से असम राइफल्स की 2 बटालियंस को अब जम्मू में मूव कराया जा रहा है और इन 2 बटालियंस में लगभग 2000 के आसपास असम राइफल्स के सोल्जर्स शामिल रहेंगे और इनकी तैनाती जम्मू रीजन में जंगल डिप्लॉयमेंट के तौर पर होगी। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जो असम राइफल्स है उन्हें जंगल वॉरफेयर में भी एक्सपर्टीज प्राप्त है और माउंटेनियस रीजन में कैसे ऑपरेट करना है, जहाँ पे दुश्मनों की गुफाएं होती है उनको कैसे ढूंढना है, जंगल वाले क्षेत्रों में कैसे ऑपरेट करना है, तो इन सभी चीज़ों में असम राइफल्स को महारत प्राप्त है। और ये पहली बार होगा जब जम्मू रीजन में राष्ट्रीय राइफल्स और असम राइफल्स एक साथ डिप्लॉय होगी। बाकी मणिपुर से असम राइफल्स की जिन 2 बटालियंस को जम्मू में मूव कराया जाएगा, तो असम राइफल्स की उन 2 बटालियन के बदले मणिपुर में CRPF की बटालियंस भेजी जाएंगी। बाकी मणिपुर में जो असम राइफल्स की बाकी की बटालियंस हैं तो वो अपने रोल को उसी तरह से निभाते रहेंगे जैसे कि अभी तक निभा रही थी। बाकी जो असम राइफल्स है उसकी गिनती सबसे एक्सपीरियंस्ड काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस में होती है और इसलिए जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं खास करके जम्मू रीजन में, तो वहाँ पे असम राइफल्स की तैनाती से इन ऑपरेशंस में और भी महत्वपूर्ण तरीके से फायदा होने वाला है। और जबकि इसी बीच एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि कल शुक्रवार को केंद्र सरकार ने BSF के DG नितिन अग्रवाल और उनके डेप्यूटी स्पेशल DG वेस्ट YB खुरानिया को तत्काल प्रभाव के साथ उनके रेस्पेक्टिव स्टेट कैडर्स में वापस भेज दिया है। और जब तक कि BSF के लिए कोई नया DG नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक SSB के जो DG हैं दलजीत सिंह चौधरी, तो वो BSF के DG का एडिशनल चार्ज संभालेंगे। बाकी केंद्र सरकार द्वारा BSF के DG नितिन अग्रवाल और उनके डेप्यूटी स्पेशल DG YB खुरानिया को उनके कार्यकाल से पहले ही उनके पेरेंट कैडर में वापस भेजने का जो फैसला है वो एक ऐसे समय पर आया है जब हाल ही के समय में जम्मू रीजन में आतंकी गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी और जिसमें हमने अपने कई सारे वीरों को खोया भी है। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर को भारत और अमेरिका के अपकमिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया है और इस मिशन के प्राइम एस्ट्रोनॉट रहेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि 2000 फ्लाइंग आवर्स के साथ एक एक्सपीरियंस टेस्ट पायलट हैं, और जबकि ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर को एक बैकअप एस्ट्रोनॉट की तरह चुना गया। और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के इस कोलैबोरेशन में अगर सब कुछ योजना के अनुसार जाता है तो फिर विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। बाकी इस मिशन के लिए इनकी जो ट्रेनिंग है वो अमेरिका में इसी सप्ताह से शुरू की जाएगी और इस एक्सियोम मिशन 4 में भारतीय एस्ट्रोनॉट के साथ अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट्स भी शामिल रहेंगे। बाकी भारत का जो अपना पहला गगनयान मैन्ड स्पेस मिशन है तो वो भी अगले साल के लिए शेड्यूल्ड है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पार्लियामेंट को सूचित किया गया कि जुलाई 2024 में जब भारतीय प्रधानमंत्री ने रशिया को विजिट किया था तो उनकी इस विजिट के दौरान भारत और रशिया के बीच डिफेंस सिस्टम्स की कोई भी डील को कंक्लूड नहीं किया गया। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन ओशन रीजन में चीन के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से कहा गया कि भारत को इंडियन ओशन रीजन में डिस्ट्रप्टिव चेंजेस के लिए तैयार रहने की जरूरत है और जिस तरह का कंपटीशन हम भारत के पड़ोस में देख रहे हैं तो उसी तरह का कंपटीशन हमें इंडियन ओशन में भी देखने को मिलेगा। और उनका ये मानना है कि जो इंडियन ओशन है वो पहले से ही मैरीटाइम प्रेजेंस की शुरुआत देख रहा है जो कि पहले नहीं हुआ करती थी और इसलिए ये एक डिस्ट्रप्टिव चेंजेस के लिए तैयार है और मुझे लगता है कि हमें इसका अनुमान लगाने की ज़रूरत है और हमें इसके लिए तैयारी करने की भी ज़रूरत है। बाकी भारतीय विदेश मंत्री का ये भी कहना था कि आप जानते हैं कि किसी भी देश के लिए और खास करके बड़े देशों के लिए पड़ोस कभी भी आसान नहीं होगा, लेकिन पड़ोस के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है और स्पष्ट रूप से हमारे और उनके पास कुछ अन्य पड़ोसियों को देखते हुए जो हमारा पड़ोस है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा और अगर हमारे लिए कॉम्पिटिशन है तो हमें उसके लिए कॉम्पीट करने की ज़रूरत है और वास्तव में हम यही करने की कोशिश कर भी रहे हैं। इसलिए कम से कम हमारे पड़ोस में हमने दिखाया है कि हमारे पास खड़े होने और अपने हितों को आगे बढ़ाने और अन्य देशों के खिलाफ कॉम्पीट करने और अक्सर उन्हें संसाधनों से बाहर करने और निश्चित रूप से उनसे बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है और मुझे लगता है कि हमारे पास इसका बहुत ठोस रिकॉर्ड है। और खैर इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चीन ने श्रीलंका और मालदीव्स के पोर्ट्स पर अपनी नेवल वेसल्स और सर्विलियंस वेसल्स को भेजकर अपनी प्रेजेंस को बढ़ा दिया है, जिसे भारत अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता है। और हमने कई बार देखा भी है कि भारत जब भी अपने कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो उस समय कई सारी सर्विलेंस शिप रीजनल वाटर्स को क्रॉस करती है
और जिसको लेकर एक्सपर्ट्स का ये मानना होता है कि वो शिप्स इंपॉर्टेंट डेटा को इकट्ठा करने में सक्षम है, जो कि सबमरीन वॉरफेयर में मददगार साबित होंगे। अभी हाल ही में टाइम्स नाउ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें यह बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन फाइटर जेट सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स के करीब 230 इंजन्स HAL के कोरापुट फैसिलिटी में कई महीनों से अपनी ओवरहॉलिंग के इंतजार में। और इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि इन इंजन्स के ओवरहॉलिंग के लिए जिन मेटलर्जिकल सप्लाईज की रिक्वायरमेंट है तो वो अब रशिया से आ रहे हैं। और इस रिपोर्ट में सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि इन इंजन्स की ओवरहॉलिंग में जो डिले हुआ है उसके लिए रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी पार्शली जिम्मेदार है। और कहा गया कि इन इंजन्स की ओवरहॉलिंग की प्रोसेस अब जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। बाकी हाल ही के समय में जो स्वदेशीकरण वाले प्रयास शुरू किए गए, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही लोकली मेड ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढने के प्रयासों में लगे हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि अभी भी सप्लाई चेन में कई डिफिकल्टीज हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कुछ सफल इनिशिएटिव्स को लिया भी है, लेकिन प्रश्न है उनके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर्स का। और ऑफिशियल्स का मानना है कि इंजन ओवरहॉलिंग का जो इशू है वो इतना गंभीर है कि भारत सरकार को इसे डिप्लोमेटिक लेवल पर भी उठाना चाहिए और इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। बाकी अभी कुछ दिनों पहले जो तेजस मार्क 1 की डिलीवरी को लेकर रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि पहला तेजस मार्क 1 फाइटर नवंबर तक डिलीवर किया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि टाइम्स नाउ की इस रिपोर्ट में कहा गया कि तेजस मार्क 1 की जो पहली डिलीवरी है तो वो सितंबर तक इंडियन एयरफोर्स को हो सकती है। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि पहला तेजस मार्क 1 इसी महीने यानी कि अगस्त में डिलीवर कर दिया जाए, लेकिन अभी भी संभावना ऐसी बनी हुई है कि ये डिलीवरी अगले महीने यानी कि सितंबर तक जा सकती है। और इंडियन एयरफोर्स को तेजस मार्क 1 हैंड ओवर करने से पहले कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं जिनको फाइनल टेस्टिंग की जरूरत है और इसमें कुछ ऑर्डिनेंस डिलीवरी टेस्ट को भी कंडक्ट किया जाना है। अब बाकी तेजस मार्क 1 नवंबर में डिलीवर होगा, सितंबर में डिलीवर होगा या अगस्त में डिलीवर होगा, तो जब ये डिलीवर होगा तब तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि अब पहले से उम्मीद लगा के कुछ फायदा है नहीं। बाकी तेजस मार्क 1 की डिलीवरी का तो पता नहीं, लेकिन अगर आप squadron.in पर प्रीपेड ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो उनकी फास्टर डिलीवरी हम जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। नार्को टेरर लिंक्स के चलते जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने 6 एम्प्लॉइज को उनकी सर्विसेज से टर्मिनेट किया है, जिनमें से 5 पुलिसमैन हैं और एक टीचर है, और ये ड्रग सेल के माध्यम से टेरर फाइनेंसिंग में शामिल थे और ये मुख्य रूप से उस नार्को टेरर नेटवर्क का हिस्सा थे जिसे पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की ISI द्वारा समर्थित आतंकी संगठन रन कर रहे थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि अभी हाल ही में ईरान ने जो इसराइल को लेकर थ्रेट जारी किए हैं, तो उसी के रिस्पांस में यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने यूरोप और मिडिल ईस्ट रीजन में एडिशनल फाइटर जेट्स के साथ एडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबल क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स को भी डिप्लॉय करने के ऑर्डर्स जारी किए, क्योंकि अब ईरान और इसराइल के बीच रीजनल वॉर छिड़ने की संभावना बन रही है। इसके अलावा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बोइंग है वो चीन की तुलना में अब भारत से 20 गुना ज़्यादा इंजीनियर्स को हायर कर रही है, और जिससे इस बात के संकेत दिखाई दे रहे हैं कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए जो अमेरिका है वो शायद चीन पर से अपनी निर्भरता को अब हर तरह से कम करने के प्रयास में लगा हुआ है, और इसलिए चीन की एक्सपर्टीज के साथ जाने से अच्छा अब जो बोइंग है वो भारत के एक्सपर्टीज के साथ जाना प्रेफर कर रही है। इसके अलावा अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर भी सामने आई है, जहां कुपवाड़ा सेक्टर में LOC के साथ फॉरवर्ड एरियाज पर अपनी ऑपरेशनल ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए हवलदार सत्य सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में रुद्रा हेलीकॉप्टर क्रैश में लेफ्टिनेंट कर्नल अभित सिंह बात और कैप्टन जयंत जोशी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर कमलेश पांडे वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2013 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए राइफलमैन रन बहादुर गुरुंग ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के सोपोर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सोवर विजय कुमार ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि असम राइफल्स का मोटो क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।